अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के हादसे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस वक्त जहाज़ क्रैश कर रहा था उसका जो आपातकालीन इंजन, जिसको कि रैम एयर टरबाइन रैट बोला जाता है, वो चालू था। तो ये जो आपातकालीन इंजन है ये चालू था, तो इसके क्या मायने हैं? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जब जहाज़ क्रैश कर रहा था, जब टेक ऑफ के लिए बढ़ा, तो उसके जो मुख्य दो इंजन थे वो फेल हो गए थे। इसकी बारीकियों को, इस दावे की बारीकियों को समझने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर एएस बहल साहब, जो कि एयर कॉमोडोर हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो रैम एयर टरबाइन है, रैट सिस्टम, जिसको इमरजेंसी सिस्टम कहा जाता है, ये क्या चीज़ होती है? थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप बता दें तो मुझे लगता है समझने में उनके लिए आसानी हो जाएगी कि ये चालू था तो क्यों चालू था, इसकी नौबत क्यों आई और ये कैसे सपोर्ट करता है प्लेन को। देखिए, रैम एयर टरबाइन, इसको रैम एक्सेस टरबाइन भी कुछ लोग बोलते हैं, पर मतलब सेम है। रैम एयर टरबाइन ये एक छोटा सा इंजन होता है। ये लगता है जहां पे जहाज के फ्यूजलाज है उसके नीचे, तो ये अंदर रहता है। लेकिन इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय किया जा सकता है 3 कंडीशन के अंदर। वो कौन से 3 कंडीशन है? सबसे पहले है कि आपके दोनों इंजन जहाज के फेल हो जाए। जी। दूसरा कंडीशन है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए। वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बड़े सारे सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स होते हैं जो उस पे बैकअप होते हैं। लेकिन वो अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए तब भी ये डिप्लॉय हो जाता है। तीसरा है जब हाइड्रोलिक सिस्टम का फेलियर हो जाए। वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है इसके अंदर। हर एक सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसका 5000 psi का प्रेशर रहता है कंटिन्यूअस। बट लेट अस अज्यूम कि कौन से कंडीशंस में ये तीनों कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। जी। सबसे पहला केस लेते हैं हम कि दोनों इंजन फेल हो गए, तो ये करता क्या है रैम? ये अपने आप डिप्लॉय हो जाता है। और उस दिन जो पहले वीडियो आया था हमने देख लिया था, हमें जी। पता चल गया था कि इसमें रैट डिप्लॉयड है, और ये बातचीत शायद आपके चैनल पे भी हुई थी। जी। तो जो रैट डिप्लॉय हो जाता है तो वो करता क्या है? वो इमरजेंसी पावर देता है किन सिस्टम्स को? कंट्रोल्स को। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स होते हैं जिनसे जहाज को कंट्रोल किया जाता है। अब ये देखिए, इसके नीचे वो ऑन हो चुका है अब तक। और वो और ये 3 कंट्रोल्स कौन से होते हैं? एक होता है एलरॉन, यानी कि लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए जहाज की। जी। एक होता है रडर, जिसको आप यूं यॉ मूवमेंट कहते हैं, नोज को आगे पीछे ले जाने की। और तीसरा होता है एलिवेटर, ऊपर नीचे आने की। अब देखिए, ऊपर जहाज कर रहा है वो एलिवेटर से हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो चल रहा था। वो क्यों चल रहा था? वो इसलिए चल रहा था कि रैट जो है, जो रैम एयर टरबाइन है, वो डिप्लॉय हो चुकी थी और वो चल रही थी। अब इसी के साथ मैं आपको लिंक करता हूं दूसरी स्टेटमेंट। जी। एक जो यात्री था जो बच के आया, उसने क्या बोला था? उसने 2 बार बोला था। अब ये देखिए, जहाज ऊपर जा रहा है। उसने बोला था कि जहाज पहले ऊपर जाता है फिर रुक सा जाता है। अब ये देखिए, ये रुक सा गया जहाज, जी। अब ये नीचे आना शुरू हो गया। तो वो कहता है रुक सा जाता है। और फिर जब जहाज यहाँ कहीं आता है तो कहता है वो आवाज आने शुरू हो गई थी कुछ जोर की, जैसे कि इंजन को तेज किया जाए। वो आवाज थी रैट की, जी। रैम एयर टरबाइन की, जो उस टाइम पे शुरू हो गया था। अब दोनों चीजें हमने कोरिलेट कर ली। अब हमको ये पता चल रहा है कि रैट ऑपरेशनल था। अब हम पहला केस लेते हैं कि दोनों इंजन फेल हो गए। तो जैसे जहाज ने V1 स्पीड, V1 का होता है ग्राउंड पे जब वो रोल कर रहा है, एक ऐसी स्पीड आती है, ये देखिए ये स्पीड आ रही है अब, जो कि उसके बाद जहाज को टेक ऑफ ही करना होता है। वो अबॉर्ट नहीं कर सकता, वो रोक नहीं सकता अपने आप को। तो अब यहाँ से वो देखिए टेक ऑफ कर जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई जहाज को। और जैसे ही वो टेक ऑफ करता है और ऊपर आता है, तो थोड़ी देर के बाद उसका भी अंडर कैरेज ऊपर नहीं गया। आप देखिए, लैंडिंग गियर जो है ना, जो उसके 3 व्हील्स है वो नीचे ही है। इसका क्या मतलब है? ये 3 व्हील्स जो होते हैं, इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है पायलट का कि अगर टेक ऑफ कर रहा है जहाज, तो जैसे ही वो ऊपर उठता है और सबसे पहले उसका को पायलट, या अगर को पायलट फ्लाई कर रहा हो तो कैप्टन बता देता है कि अब सेफली एयरबॉर्न, रेट ऑफ क्लाइंब शोइंग पॉजिटिव इंडिकेशन, मतलब जहाज जो है ऊपर उड़ चुका है और ऊपर जा रहा है। तब वो अंडर कैरेज को ऊपर कर देते हैं। लेकिन अंडर कैरेज को ऊपर नहीं किया गया। इसका जी। मतलब कुछ हुआ है उस समय। क्या हुआ है? अगर दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, चाहे कोई भी टेक्निकल रीजन हो, कोई भी रीजन हो, चाहे बर्ड हिट हो, टेक्निकल रीजन हो, उसके बाद ये जरूर होता है कि आप अंडर कैरेज नहीं करेंगे ऊपर, क्योंकि आपका जहाज जो है, अब आपके इंजन फेल हो चुके हैं दोनों।
अब आपका जो दूसरा पॉइंट आता है कि जब वो नीचे की तरफ आता है और वो आवाज बढ़ती है तो रैट डिप्लॉय हो गया, तो जहाज को अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई अगर इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए, अगर वहां पे बिल्डिंग ना होती, खुला मैदान होता, मैं आपको बता रहा हूँ इतने लोग भी नहीं मरते और शायद जी। जहाज को भी इतना डैमेज नहीं होता जितना कि इसमें हुआ है। जी। अब हम आते हैं दूसरे केस में। अभी हमने ये पूरा कुछ डिस्कस कर लिया इसका कि 2 इंजन फेल हुए, पर हम ये नहीं कह सकते अभी कि क्यों फेल हुए। ये एक रीजन इसका मतलब हो सकता है डबल इंजन फेलियर। दूसरा है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। अब टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो ये बहुत एडवांस जहाज है। पहले क्या होता था, हाइड्रोलिक सिस्टम, मैंने आपको बताया ना, वो कंट्रोल्स को कंट्रोल करते हैं हाइड्रोलिक जी। सिस्टम से। तो वो कंट्रोल्स को अभी भी कंट्रोल करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम से, लेकिन कई ऐसे सिस्टम है जो पहले हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल करते थे, लेकिन अब उसका कंट्रोल जो है इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है, क्योंकि ये जहाज अब एडवांस हो चुके हैं। और दूसरी चीज आ जाती है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे इस्तेमाल होती है, चाहे वो इंजन के अंदर भी इस्तेमाल होती है, तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट हर जगह पे, हर सिस्टम पे होता है। लेकिन जो मूल बात ये आती है कि क्या खाली टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए उससे रैट तो डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन क्या उसके दोनों इंजन चले जाएंगे? ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो उसके दोनों इंजन चले जाए। हाँ, इंजन को मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं, तो वो वाला फंक्शन जो है ना, वो हो सकता है कि धीरे धीरे चला जाए या एकदम चला जाए, लेकिन उसके बाद समय लगेगा दोनों इंजन को या तो पार्शियल लॉस के लिए या टोटल फेलियर के लिए। तो ये वाला कारण भी मेरे हिसाब से ये कारण जो है आपको थोड़ा और टाइम देता अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर है। जितना टाइम इसमें तो कुछ भी नहीं था, वो 625 फुट ऊपर गया, यानी कि जी। 400 फुट, क्योंकि एलिवेशन भी तो थी ना 200 जी। फुट की। तो उसके बाद फिर वो सीधा ही नीचे आने शुरू हुआ था। पर नीचे आने का मतलब क्या है कि जहाज के पास पावर नहीं है, लिफ्ट नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना बहल साहब, कुछ तो एक इंजन को। चीज़ जो एक आम आदमी के लिहाज से मेरे मन में आ रही है कि रैट जी सिस्टम हमने समझा और उसकी ज़रूरत जो है आपने बताई। अब अगर रैट सिस्टम चालू हो गया था, अगर दोनों इंजन मान लीजिए कि जो दावा किया जा रहा है कि फेल हो गए थे, तो फिर रैट सिस्टम के ज़रिए पायलट्स फिर क्यों नहीं संभाल पाए जहाज़ को? ये मुझे लगता है जी, एक आम बहुत आदमी के लिहाज से मैं समझना नहीं चाहूँगा। नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब ये जो रैक सिस्टम होता है, आपने देखिए छोटा सा इंजन है इसके नीचे, ये कोई बहुत बड़ा इंजन नहीं है। अब जी। नॉर्मली जहाज को चलाने के लिए दो बड़े इंजन है इसके अंदर, जो कि जेन नेक्स इंजन है, जिनका 64,000 पाउंड थ्रस्ट होता है एक जी। का। और जो अलग अलग वर्जन है इसके, 71,000 पाउंड तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंजन इसमें लगा है। जी। वो अलग अलग वर्जन के हैं। तो वो वाला पावर तो ये जनरेट नहीं कर सकता ना। ये तो बहुत थोड़ा पावर जनरेट करता है ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर सके, आप कंट्रोल कर सके जहाज को, और आप आरटी कॉल कर सके। एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी करता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, ताकि आप आरटी कॉल दे सके। आरटी कॉल क्या होती है? रेडियो ट्रांसमिशन। और आपको याद होगा इसमें इसमें कहा था मे डे मे डे मे डे, 3 बार बोला था ना। जी। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब है, वो बता रहा है कि मेरी जिंदगी और जहाज खतरे में है और कोई बहुत ही मेजर इमरजेंसी हुई। बिल्कुल, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे आप कह रहे थे कि अगर मान लीजिए वहाँ पर बिल्डिंग ना होती, खाली मैदान होता, तो शायद जो इतना बड़ा लॉस हमको हमारे देश को झेलना पड़ा, देखना पड़ा, वो ना होता। और किसी ने मुझसे ये भी कहा कि पायलट ने जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए वो बिल्डिंग के आगे शायद कुछ सेकंड्स का फर्क रह गया, वो कह रहे थे, वरना आगे एक मैदान था, पायलट का प्रयास था कि वो उसी जगह पर उतारा जाए। क्या ये बात, एक मुझे एक्सपर्ट बता रहे थे, ये कितनी सही लगती है आपको? देखिए, ये मैं यहाँ से तो नहीं कह सकता, हम सबको वहाँ एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, रनवे पे जाके यही समझ आएगा। लेकिन जो वीडियो से मुझे दिख रहा है कि पायलट कोशिश कर रहा था बिल्डिंग को अवॉइड करने की। आप देखिए लास्ट मिनट पे उसने ऊपर करने की कोशिश की थी, जी। लेकिन जहाज में दम ही नहीं था ऊपर जाने का। और जो चीज लगी बिल्डिंग को, वो उसका टेल लगा। आपको याद होगा कि जी। जी। टेल जी। पोर्शन था, वो बिल्डिंग पे अटक गया था, और उसी के अंदर ही मिला आपको एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जी। तो ये सारी बातें बताती है कि पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की थी। पायलट आखिरी मिनट तक जूझ रहा था जहाज के साथ। तो ये जरूर है कि अगर ये बिल्डिंग ना होती और आगे अगर आप कह रहे हैं कि खुला मैदान है, तो वो जरूर लैंड करके सेव कर सकता था ना। ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है। अब मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी इंक्वायरी में इन्वॉल्व है, तो वो ये जरूर अब से सुनिश्चित कर ले कि जो रनवे के डायरेक्शन के अंदर, एक कोन के अंदर जी। का थोड़े 4 किलोमीटर तक, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक कोई बिल्डिंग्स ना हो। हालांकि रूल के हिसाब से जो है वो फॉलो किया गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट में कि 150 फुट या मीटर के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद तो है ना।
और ये जहाज वाला केस शायद एक ही बार हुआ है, लेकिन ये हमको बताता है कि अगर इसके पास वो खुला मैदान होता बिल्कुल, तो आप शायद एक लर्निंग के तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, पहले के प्रोटोकॉल को भी रिवाइज कर सकते हैं जब हमने एक इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे सामने गुजरते हुए देख लिया है। ये जो आपने इंजन की बात भी की थी अभी कि जी जेनेक्स इंजन इसमें है, थोड़ा इसके बारे में समझना चाहूँगा कि ये कितना मॉडर्न है और ये इसको लेकर भी कुछ कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं, तो क्या ये इंजन में कुछ गड़बड़ी इस तरह की चीज़ें क्या आपको सुनने में आ रहा है? ये इंजन जो है ये बहुत ही एडवांस्ड इंजन है हम्म, और इसमें कई फंक्शंस जो है ऑटोमेटेड है। हम्म, जहाज एक ही इंजन से भी उड़ सकता है। इसके अंदर, इस जहाज के अंदर वो काबिलियत है कि अगर एक ही इंजन होता 64,000 का या 71,000 के थ्रस्ट का, तो वो उसमें चला जाता है एक ही इंजन से भी, अगर दूसरा इंजन फेल हो जाता है। लेकिन बात वो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं ना, जैसे बार्नेट की बात की आपने, जो विसल ब्लोअर है, और एक और सैम करके दूसरा विसल ब्लोअर है, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे बोइंग कंपनी के अंदर उनके इंजीनियर्स उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल से खुश नहीं जी, थे। जी, और उन्होंने कई बार कहा कि आप शॉर्टकट्स मत लीजिए, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो पार्ट्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन के प्रोसेस हो। लेकिन इस समय जो बोइंग के जो इंप्रेशन और इमेज बना हुआ है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्यादा दिख रहे हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज्यादा दिख रहे हैं, ना कि सेफ्टी ओरिएंटेड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाले आर्टिकल्स आपको वेस्टर्न मीडिया के बहुत जी, सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मिलेंगे कि 3 डज़न केसेस में बोइंग कंपनी फेल हो गई थी ऑडिट के अंदर, जब उनके FAA, फेडरेशन एविएशन अथॉरिटी है अमेरिका की, जैसे DGCA है भारत के अंदर, तो उसके उसके ऑडिट्स में वो फेल हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, कि जी, प्रॉब्लम ये आती है कि हर समय तो FAA वहां नहीं बैठ सकता, जैसे हर समय DGCA हर फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन या एयरलाइन के अंदर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो तो चेक्स करते हैं, जब चेक्स में वो फेल हो जाते हैं, फिर वो लोग सब कुछ ठीक करते हैं, तो वो फिर पास कर देते हैं, फिर उन्होंने वापस चले जाते हैं शॉर्टकट्स लेने में। तो ये एक एरिया बोइंग का भी जरूर हो सकता है जहां प्रॉब्लम है, एक एरिया एयर इंडिया का भी हो सकता है। एयर इंडिया के अंदर भी आप देखिए, जब से गवर्नमेंट से हटके 2022 से ये प्राइवेट एयरलाइन टाटा में आई है, जी, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं वो बेसिकली रिलेट करते हैं मैन मैनेजमेंट के अंदर भी, कल्चरल प्रॉब्लम्स। जैसे एक है प्राइवेट एयरलाइन थी जो विस्तारा, और जी, दूसरी है एयर इंडिया, इन दोनों को मिला के बनाई गई है अब ये। और एयर एशिया थी तीसरी, इन तीनों को मिला के बनाई गई है। इन जी, तीनों के कल्चर अलग अलग है। अब एक इनको मैन मैनेजमेंट का सोचना पड़ता है कि कैसे हम इन सारे कल्चर्स और प्रोसेसेस को एक एयरलाइन के अंदर डालें और उससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहीं ना कहीं चूक है एयर इंडिया के अंदर। आप देखिए, सैन फ्रांसिस्को से एक जहाज आ रहा था अभी, जी, और कैलकाटा में लैंड करता, उससे मुंबई में लैंड करना था, क्योंकि टेक्निकल खराबी आ गई थी और इंजन से रिलेटेड थी वो। तो ये मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो एयर इंडिया के अंदर भी हो सकती है। और एयर इंडिया की जो मैनेजमेंट है, उसका टॉप बॉस जो है वो फॉरेनर है। अब आप मुझे बताइए, कैम्बल जो है वो फॉरेन प्रिंसिपल्स को इंडिया के अंदर डालना चाहते हैं। उनको इंडियन कल्चर समझना पड़ेगा कि कैसे पहले एयर इंडिया में काम होता था, कैसे विस्तारा में होता था, कैसे दूसरी एयरलाइन में होता था, और इन तीनों को मिला के जब एक एयरलाइन बनाते हैं तो उसके अंदर कैसे हम मोटिवेट कर। आपने देखा था कितनी सारी प्रोटेस्ट हुई थी पिछले साल, पायलट्स ने भी की थी, मैनेजमेंट ने, दूसरे एम्प्लॉइज ने भी की थी। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया के टाटा के जो बॉस है, उनको सोचना पड़ेगा कि जो एयर इंडिया की को टॉप मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं टॉप। देखिए, हमेशा हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस डोंट फेल, लीडरशिप फेल्स। बिल्कुल, अब अगर लीडरशिप फेल्स तो तभी ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है। और एयर इंडिया के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कहने की हद नहीं है। मैं पायलट्स के साथ बात कर रहा था जी, जो जा रहे थे, एयर इंडिया के पायलट्स थे, उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने सब ने मुझे कहा कि ऊपर की मैनेजमेंट हमारे साथ डिस्कनेक्टेड है। उन लोगों को आइडिया ही नहीं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है। मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी, मेरी सिस्टर इन लॉ कनाडा से आ रही थी, तो उनकी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, वैंकूवर से सीधा दिल्ली। लेकिन जी, क्या होता है, जब वो जहाज के पास जा रहे थे, उनको बोला गया कि नहीं, ये फ्लाइट पहले कैलकाटा जाएगी। अब ऐसे कैसे चेंजेस कर सकते हो? जो यात्री 14 घंटे या 15 घंटे की फ्लाइट के लिए तैयार होके आए हो, उनको आप 20 घंटे जहाज के अंदर बिठाए रखो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस एयरलाइन के अंदर। तो वो प्रॉफिट की जी, तरफ ज्यादा देख रहे हैं, लॉस कम करने की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर शायद ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है।
बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं उससे एक बात तो क्लियर होती है कि इस हादसे के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, और एक बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे लगता है एयरलाइंस इंडस्ट्री को इस हादसे के बाद, क्योंकि आज जो ज़माना है उसमें इतने मॉडर्न जहाज़ हैं जो अब इसी बात ड्रीम लाइनर प्लेन की बात कर लीजिए, एकदम मॉडर्न जहाज़ इसको माना जाता है, और ऐसे जहाज़ों में हादसे हो जा रहे हैं। और जैसे कि जो रिपोर्ट सामने आई है कि रैट वाला जो सिस्टम जो है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या जांच में भी इसको, ये जो दावा किया जा रहा है इसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे? क्या जांच प्रक्रिया में भी कुछ चेंज करना चाहिए डीजीसीए को, जो कि कह रहा था कि इस जहाज़ में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, जहाज में खास समस्या नहीं हो सकती, लेकिन डिजाइन फॉल्ट तो हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में फॉल्ट तो हो सकता है, और कहीं ना कहीं कोई ऐसे इशू हो सकते हैं जो कि जिसने ये डबल इंजन फेलियर का लॉस किया, या टोटल इलेक्ट्रिकल। मैं कहता हूँ दूसरा वर्स्ट केस जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, पर अगर हो गया है तो उसमें भी तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही हुई है। तो कुछ भी हुआ है तो जांच जो इस बार है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की है। मैं आपसे फ्रैंकली शेयर कर रहा हूँ, जी। मैं पहले मेरा विश्वास उठता जा रहा था जिस हिसाब से डीजीसीए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो प्रॉब्लम्स आज से 4 से 5 साल से फ्लाइंग एनवायरनमेंट के अंदर। आपको याद होगा हमारे जहाज कराची में भी लैंड किए थे, जी। 2 जहाज इमरजेंसी में। तो कहीं ना कहीं डीजीसीए के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि क्या वो मैनेज कर पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज की है, उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है जिसको चेयर कर रहे हैं होम सेक्रेटरी, शायद गोविंद है उनका नाम, और उसके नीचे हैं सभी डिपार्टमेंट से लोग, यहाँ तक कि एयरफोर्स के डीजी इंस्पेक्शन और सेफ्टी भी है, और वो देख रहे हैं पूरे फ्लाइट सेफ्टी एनवायरनमेंट जो हमारे देश के अंदर है एविएशन का, उसके अंदर। अब आप देखिए, कल परसों कोई हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था केदारनाथ में, जी। 7 के 7 लोग मारे गए थे। जी। उससे 10 दिन पहले एक और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था रोड के ऊपर, उसमें कोई मरा नहीं, लेकिन रोड के ऊपर उसने इमरजेंसी जी। लैंडिंग करी थी, आपको जी। याद होगा, उसी एरिया बिल्कुल। की बात है। जी, और उत्तराखंड में। और और ये कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स रुक नहीं रहे हैं, और डीजीसीए कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा, मैं उसका भी एक रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको ब्यूरोक्रेट रन कर रहा है। ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये बहुत ही टेक्निकल है, और इसको जी। रन करने के लिए वो प्रोफेशनल चाहिए जिसने इस इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी दी हो, जो एयरलाइन से हो, जिसको समझ आए ये सारी चीजों में प्रॉब्लम का। ये नहीं है कि डीजीसीए कोशिश नहीं कर रहा, उन्होंने 3 बार ऑपरेशनल ऑडिट किया है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, 2019-20 में, 2022 में, 2024 में। क्योंकि मैं लेक्चर लेता हूँ फ्लाइट सेफ्टी के ऊपर, और इन्हीं जी। कमांडर्स और कैप्टन के लिए लेता हूँ, तो मुझे ये क्लियरली पता है कि डीजीसीए लेता है, ऑडिट करता है, उसके बाद 305 एनफोर्समेंट एक्शन लिए उन्होंने 2022 में। उन्होंने अपने कुछ लोगों को भी सस्पेंड किया है, अनिल गिल का एक नाम है जिसको सस्पेंड किया, उन्हीं का है, डीजीसीए का है। जी। और इसी तरीके से कुछ को टर्मिनेट किया है, कुछ 9 लोगों को निकाला है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डीजीसीए के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई लेवल कमेटी है उसको देखना है कि डीजीसीए को कैसे रिवाइव कर पाए हम। अगर 3 बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशनल ऑडिट करना पड़े हर 2 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है डीजीसीए में। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहल साहब, आपने हमको समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया कि ये जो दावा फिलहाल किया जा रहा है रैट सिस्टम को लेकर उसके क्या मायने हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमको आपको सबको इंतज़ार रहेगा कि सरकारी पक्ष क्या आता है, सरकार की जो जांच चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है इस हादसे को लेकर। सबकी नज़र रहेगी, हमारी नज़र भी रहेगी, और जो भी नए अपडेट्स आते हैं इस पूरे मामले से जुड़े आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। मगर फिलहाल जो अपडेट था वो आप तक हमने पहुँचाया। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।